हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसकी समरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रांस बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसकी स्टार्टिंग होती है 14 जुलाई 1789 के लिए। और कहाँ से हुई? ये एक फोर्ट्रेस थी, एक जेल थी, फोर्ट्रेस प्रिजन, तो एक जेल थी वहाँ से गोलीबारी से होती है। द बेस्टाइल, उस जेल का नाम क्या था? उस जेल का नाम था बेस्टाइल। इट वॉज सस्पेक्टेड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स एंड सेल्स। और ऐसा डाउट किया गया था कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी बुलेट्स हैं और वेपन्स हैं, वो उनकी होर्डिंग करके रखा गया, मीन्स उन्हें इकट्ठा करके रखा गया है। द वेस्टाइल इज ए फोर्ट्रेस प्रिजन हेटेड बाई एवरीबडी बिकॉज इट स्टूड फॉर डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। और ये जो बेस्टाइल प्रिजन थी यानी कि बेस्टाइल जेल थी, इससे वहाँ की सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे, नफरत करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये एक सिंबल था वहाँ के राजा की तानाशाही का। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश, तो इस तरीके से क्या किया, ये जो जेल थी वो पूरी की पूरी डिमोलिश कर दी गई, पूरी की पूरी तोड़ फोड़ दी गई वहाँ की पब्लिक के द्वारा। द बिगिनिंग ऑफ द चैन ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाई मिडिल क्लास अफेक्टेड एंड शेक इन लोअर क्लास एंड लेड द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस फॉलोड बाई रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्ची। और ये जो रिवोल्यूशन की सारी जो घटनाएं थीं वो स्टार्ट किसके द्वारा की गई? मिडिल क्लास के द्वारा और लोअर क्लास के द्वारा, क्योंकि लोअर और मिडिल क्लास यही बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थे वहाँ के जो भी मोनार्चिकल सिस्टम था उससे। मोनार्चिकल सिस्टम मीन्स क्या है? जहाँ पर राजा का पूरा अधिकार हो अपनी पब्लिक पर, जो चाहे वो कर सकता हो राजा। दिस रिवोल्यूशन पुट अप द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। और ये जो रिवोल्यूशन थी तो उसने क्या है, आइडिया रखे वहाँ की सोसाइटी में। लिबर्टी का आइडिया रखा, मीन्स सभी लोग फ्री हों। फ्रेटर्निटी का आइडिया रखा, मीन्स क्या है कि जो भी एक दूसरे से हेटर्ड है, जो भी एक दूसरे से नफरत थी वो खत्म होनी चाहिए। एंड इक्वलिटी का आइडिया रखा, मीन्स क्या है कि अब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्लर्जी मैन है, उसने कोई क्राइम किया है तो वो फ्री रहेगा, पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगी। और लोअर क्लास वाले ने किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं काजेज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के हम लोग क्या है, काजेज देख रहे हैं। सोशल काज फर्स्ट क्या है, सोशल काज देखते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में हम क्या है कि जो वहाँ के पीपल थे या जो वहाँ की सोसाइटी थी उसके हम ग्रुप्स देख रहे हैं, कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे? क्लर्जी मैन थे। अब क्लर्जी मैन कौन थे? जैसे चर्च के पादरी, फादर वगैरह ये लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, मीन्स क्या है, जो भी वहाँ के राज दरबार के ऑफिसर्स थे वो आते थे। एंड थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे, इसमें स्मॉल पीजेंट्स हो गए हैं, लैंडर्स, लेबर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, एक्सेट्रा, तो ये सभी लोग आते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेट आई मीन्स क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाई बर्थ। अब जो फर्स्ट स्टेट वाले जो पर्सन थे, जस्ट लाइक क्लर्जी मैन हो गए हैं या जो नोबिलिटीज हैं, ठीक है, तो ये लोग, उनको कुछ प्रिविलेज सोसाइटी थी, मीन्स क्या, इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। दे आर एक्सएम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और उनको क्या होता था, किसी भी टाइप का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट के लिए या कहें अपने राजा के लिए। नोबल्स आल्सो एंजॉय फेडरल प्रिविलेजेज विच इंक्लूड फेडरल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। इसके साथ ही साथ जो नोबल्स थे यानी कि जो ऑफिसर्स थे राज दरबार के, तो उनको क्या, उनको भी विशेषाधिकार थे, वो टैक्स ले सकते थे जो आम पीजेंट्स होते थे, स्मॉल फार्मर्स होते थे उनसे। द चर्च एक्सटेट्स इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइटिस फ्रॉम पीजेंट्स। और जो चर्च के लोग होते थे, जस्ट लाइक कि फादर वगैरह या फिर जो क्लर्जी मैन होते थे, तो ये पीजेंट से एक स्पेशल टाइप का टैक्स लेते, जिसको क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे टाइथिस। ए डायरेक्ट टैक्स टैली एंड ए नंबर ऑफ। और इस तरीके से क्या, एक डायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता था जिसे बोलते थे टैली। ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन एवरीबडी कंजप्शन आर्टिकल्स लाइक साल्ट एंड टबाको। और इसके साथ ही साथ क्या था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे, जैसे कि साल्ट या टबाको के कंजप्शन पर टैक्स लगाया जाता था। अब देख रहे हैं इकोनॉमिक काज क्या थे, तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इकोनॉमिक काज मीन्स क्या है कि स्ट्रगल एक चल रहा था सर्वाइवल के लिए, मतलब क्या है, लोगों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लाइफ को सर्वाइव करने में। तो फर्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन।
in 1789 which led to increment in demand for food grains। तो क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन थी वहाँ की वो बढ़ती ही जा रही थी। 23 मिलियन से अब कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी। और इस एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के लिए क्या था, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन की नीड थी। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स विद फिक्स्ड वेजेज वट द बेक्स डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो अपनी वर्किंग करते थे वर्कशॉप्स में, लेकिन इनकी जो वेजेस थी मतलब मजदूरी थी वो फिक्स थी, सैलरी फिक्स थी, तो वो उस अकॉर्डिंग उसमें राइज नहीं हो पा रहा था जिस अकॉर्डिंग प्राइसेस थे चीज़ों के वो बढ़ रहे थे। दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक्सट्रीमली स्कैरसिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन फ्रांस ड्यू टू ओल्ड रेजाइम। और इस वजह से क्या हुआ, फूड स्कैरसिटी हो गई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को, और लोगों की बेसिक नीड्स सब पूरी नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट अब पॉलिटिकल काज क्या थे। In 1774, Louis XVI became the king of France and faces empty treasure due to long years of war, which then financial resources and discontent within the society was increasing। तो क्या हुआ, 1774 में जो लुइस 16 थे वो किंग बने थे फ्रांस के, और उनको जो किंगडम है वो उस कंडीशन में रिसीव हुआ जिस कंडीशन में क्या था, ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इनसे पहले वाले जो राजा लोग थे तो उन्होंने बहुत सारे जो लड़ाइयाँ हुई उनमें पार्टिसिपेट किया, तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारा जो रुपए पैसा था वो बर्बाद हो गया इनका। तो इस कंडीशन में इन्हें टोटल ट्रेजरी एम्प्टी मिलती है लुइस 16 के लिए। ही हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। This war added more than 3 billion leverage for which the moneylenders began to charge 10% interest on loans। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, अब जो लुइस 16 होते हैं इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की, ठीक है, और इंडिपेंडेंस यानी कि फ्री कराने में ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन था अमेरिका का तो ये एनिमी था ही, साथ ही साथ में फ्रांस का भी एनिमी था। तो दिस बार एडेड मोर देन 3 बिलियन लाइब्रेरीज। तो इससे क्या हुआ, 3 बिलियन लाइब्रेरीज का और ज़्यादा डेप्ट, और ज़्यादा कर्ज चल गया, मतलब चला गया इन पर। फॉर विच द मनी लेंडर्स बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इससे क्या हुआ, और जो मनी लेंडर्स थे यानी कि जिन्होंने यहाँ पर पैसे भरा दिए थे वो 10% का लोन और ज़्यादा ले रहे थे। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, और रेगुलर एक्सपेंसेस हमारे जो पूरे हो जाएँ, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, जैसे कि आर्मी को मेंटेन रखना है, द कोर्ट अब जो राज दरबार को मेंटेन रखना है, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मदद रखना है, और यूनिवर्सिटीज़ को मदद रखना है। अब क्या है, हम रोल ऑफ मिडिल क्लास। अब जो मिडिल क्लास का रोल रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, हम उसको देख रहे हैं। इन 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज मिडिल क्लास who may have means and programs to carry out full-scale measures to bring a change in social and economic order, and being educated they believe that no group should be privileged by birth। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, धीरे धीरे एक मिडिल क्लास ये आगे आया। पहले तो क्या होता था, वही फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, तो वो तो प्रिविलेज्ड सोसाइटी थे, जस्ट लाइक क्लर्जी मैन उसमें आते थे, आपके नोवेल्स आते थे, और थर्ड क्लास में क्या था, वो लोअर क्लास था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक मिडिल क्लास निकल करके आया। मिडिल क्लास में एजुकेटेड पर्सन थे मोस्टली। सेकेंड पॉइंट, दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स एंड प्रोफेशंस एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। और इन्होंने क्या है भाई, मनी भी कमाया। अब मनी कैसे कमाया, जस्ट लाइक ओवरसीज ट्रेड से। मतलब क्या है, इसमें ट्रेड्समैन आते थे हमारे, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, और कुछ क्या है होते था भाई, कुछ जो आर्टिकल्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जस्ट लाइक वुलन ऊन वगैरह का, सिल्क का। प्रोफेशंस एज लायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, इसके साथ ही साथ क्या था, कुछ लायर्स थे और कुछ हमारे ऑफिसर्स थे। तो यही सभी लोग मिलकर के क्या थे, यही सभी लोग मिलकर के मिडिल क्लास को बना रहे थे। They were inspired by the ideas of the different philosophers and spread same through books and newspapers। और ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, क्योंकि एजुकेटेड लोग थे तो इनकी हॉबी थी बुक्स वगैरह पढ़ना, तो ये लोग उस टाइम के कुछ फिलासफर्स हुए थे 18th सेंचुरी के ही, तो उन्होंने जो बुक्स वगैरह मतलब लिखी थी तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। सच है, जैसे कि कुछ फिलासफर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा। फर्स्ट फिलासफर इज जॉन लॉक। इन हिज टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट
लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। जैसे कि जॉन लॉक थे, फ्रेंच के एक, फ्रांस के मतलब एक फिलोसफर, तो इन्होंने अपनी 2 ट्रीटाइजेज लिखी थी। ट्रीटाइजेज मीन्स क्या, हिस्टोरिकल बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो उसमें इन्होंने रिफ्यूट मीन्स क्या है, खंडन किया था डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, कि जो राजा है उसका जो शासन होता है वो तो ईश्वर का शासन होता है। तो इस बात का इन्होंने खंडन किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक सुपरिटिज्म है, मतलब क्या है, एक अंधविश्वास है बस। नेक्स्ट जो हमारे फिलोसफर थे, रूसो थे। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके साथ ही साथ क्या है, जो हमारे अनदर फिलोसफर थे रूसो, तो इन्होंने एक अपना ऐसा आइडिया रखा कि जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड होनी चाहिए सोसाइटी और पीपल के जो एक रिलेशनशिप है उसके बीच में। मीन्स क्या है, अब जो गवर्नमेंट है तो उसको कहीं ना कहीं केयर करनी चाहिए पीपल की, और पीपल का ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हेल्प करें या कहें ऑर्डर को माने गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से क्या है, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारे जो फिलोसफर थे वो थे आपके मॉन्टेस्क्यू। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। नेक्स्ट हमारे जो फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, उनका ये मानना था कि जो पावर है गवर्नमेंट की वो पूरी की पूरी सिर्फ वन हैंड में ही सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। मीन्स क्या है, सिर्फ किंग ही ऑल इन ऑल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, जो पावर है वो डिवाइडेड होनी चाहिए बिटवीन, अमॉन्ग किसके बीच में, लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में एंड जुडिशरी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आज की डेट में हम यही देख रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव में जैसे कि हमारी ये लोकसभा होगी या विधानसभा होगी, तो इसमें क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फार्म होते हैं, बैठ करके सभी जो लीडर्स हैं वो बैठ करके फार्म करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क है कि वो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करवाना, इसमें हमारे सभी ऑफिसर्स आ जाएंगे। एंड द जुडिशरी का क्या वर्क है, अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या एक सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ राजा के हाथ में ही ऑल पावर हो। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इन सभी आइडियाज के बाद में क्या होता है, अब फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल। अब ऐसा क्या हुआ था, अब भाई लुई 16 है, इन्होंने एक असेंबली बुलाई हुई है, ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच थर्ड स्टेट डेट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू पास ऑन प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और इसमें क्या है, पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट मीन्स क्या, नोबिलिटीज एंड क्लर्जीमैन, यही लोग आते थे, यही अपना रूल्स रेगुलेशन बना लेते थे। लेकिन इस बार क्या किया कि इन्होंने जो थर्ड स्टेट के जो पर्सन हैं उनको भी इन्वाइट किया कि आइए भैया। द फर्स्ट 2 स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे, मीन्स क्या, क्लर्जीमैन एंड नोबिलिटीज थे, तो इन्होंने अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, मतलब 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, वाइल थर्ड वन है 600 मेंबर्स। और वहीं पर जो हमारे थर्ड क्लास सोसाइटी थी, मीन्स क्या है, वही हमारे जो स्मॉल पीजेंट्स थे या जो लेबरर्स थे, तो ऐसे 600 मेंबर्स पहुंचे हुए थे वहाँ के, हु वर मोर प्रॉस्पर्स एंड एजुकेटेड। और हालांकि क्या था, इसमें से धीरे धीरे एक मिडिल क्लास ये भी धीरे धीरे निकल करके आया था, तो उसके मेंबर्स में आए हुए थे। हाउ एवर आर्टिसंस, पीजेंट्स एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली। लेकिन क्या होता है, इसमें कुछ जो आर्टिसंस थे, छोटे मोटे हमारे जो पेंटर थे या जो स्कल्पचर्स थे, और जो पीजेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे या वुमेन्स थी, तो इनको क्या है, इनको एंट्री नहीं दी गई वहाँ पर। तो इस चीज़ से क्या हुआ, वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग इज स्टेट जनरल हैज बीन कंडक्टेड एज अकॉर्डिंग टू पास्ट प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट, वन वोट बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर ईच मेंबर वन वोट फिलॉसफी। अब क्या होता है, वहाँ पर कुछ लोग भाई थर्ड स्टेट के पहुँचे भी थे, ठीक है, कुछ को तो बाहर कर दिया गया, बिल्कुल जो कॉमन बिल्कुल मतलब लोअर क्लास के पीपल थे उनको तो बाहर कर दिया गया। अब जो कुछ लोग पहुंचते थे उनके साथ क्या आप पार्शलिटी की, उसे देखते हैं। अब वोटिंग का जो सिस्टम था वही ओल्ड सिस्टम उन्होंने अप्लाई किया। मीन्स क्या है कि अभी फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग वोटिंग करेंगे और आप लोग हैं बस देखो क्या चल रहा है। तो इस बात का वहाँ पर क्या किया गया, अपोजिशन किया गया। ड्यू टू रिजेक्शन दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट आफ्टर दिस they declared themselves as a national assembly and drafted a constitution for France to limit powers of monarchs, which was led by Mirabeau, a noble, and Abishai, a priest। और इसके बाद क्या होता है
जब इन्हें रिजेक्ट कर दिया कि आप लोग भाई वोटिंग नहीं कर सकते हो, ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो अपोजिशन करके यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और इनके जो लीडर टाइप के होते हैं इस थर्ड स्टेट के, वो इनमें से वन पर्सन था मीरा भाई, जो एक मीरा भाई ये क्या था, एक नोबल था। नोबल मीन्स क्या है, वही ऑफिसर वगैरह होगा राजतंत्र मतलब राज दरबार का। एंड एबी साइज जो कि एक प्राइस्ट थे। तो इनकी लीडरशिप में क्या है, ये एक पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट करते हैं मॉडर्न फ्रांस के लिए। मीन्स क्या है, वही यहाँ से फ्रेंच रिवोल्यूशन आपकी स्टार्ट हो रही है। ड्यू टू द पावर ऑफ रिवोल्ट, लॉ 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर क्या हुआ, क्योंकि अब रिवोल्ट होने वाली थी, क्रांति होने वाली थी, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं गैस लगा लिया राजा लोग ने भी, जो भी लुई 16 थे उन्होंने। ला 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली, तो ला 16 ये इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल असेंबली पूरी बनाई गई एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या होता है, अंडर प्रेशर ये जो लुई 16 है वो भी क्या करते हैं, उस जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। द असेंबली पास्ड ए लॉ एब्लिशिंग ए फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस टाइथिस एंड द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी वर फोर्स टू गिव अप देयर प्राइविलेज। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है, अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया तो अब जो टाइटिस जो टैक्स था जो कि ये क्लर्जी मैन लिया करते थे, तो उससे जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे फ्री कर दिया गया टाइटिस टैक्सेस से। इसके साथ ही साथ क्या है, अब जो क्लर्जी मैन थे तो उनको अपने जो प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार मिले हुए थे वो भी उनके कट कर दिए गए। अब कोई उनको विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, तो उनके साथ भी वही क्या नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। फ्रांस बिकम ए सोशल मोनार्ची। अब क्या है, बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है, अब क्या है, सोशल मोनार्ची होगी। मीन्स क्या है, यहाँ पर राजा का शासन तो रहेगा लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजा को शासन करना पड़ेगा, वो फ्री नहीं है। The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791 with its main objective to limit the powers of monarch। तो इस तरीके से ये जो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क था, संविधान का वर्क था, ये 1791 में कंप्लीट कर लिया। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो मोनार्च की पावर्स हैं उनको लिमिटेड कर देना। मोनार्च मीन्स किंग की जो पावर्स हैं उनको लिमिटेड कर देना, उनको कहीं ना कहीं सीमित कर देना, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तक ही। द पावर्स वर सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इस तरीके से अब जो पावर्स थी वो भी सेंट्रलाइज्ड नहीं रह गई। ऐसा नहीं कि किंग के ही हाथों में सारी की सारी पावर्स हो, अब उनका डिवीजन कर दिया गया अमॉन्ग लेजिस्लेटर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, तो उसने एक पावर दे दी थी कि हाँ नेशनल असेंबली में मतलब सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फ्रेम होंगे आफ्टर डिस्कशन। तो इससे क्या है, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो इससे क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो वोटिंग का था राइट वो अब सभी लोगों को मिल गया था। एक्टिव सिटीजन्स वर ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेक। अब इसमें क्या है, और इसमें डिवीजन हो गई। अब जो लोग वोटिंग करते थे, अब वोटिंग का जो राइट था वो सिर्फ मैन के लिए था, यानी कि मैंस के लिए था। तो 25 ईयर्स की एज जिनकी कंप्लीट हो जाती थी, ऐसे मैन थे वो वोटिंग कर सकते थे, और सिर्फ वो मैन ही वोटिंग कर पाते थे जो टैक्स दिया करते थे। और टैक्स का सिस्टम क्या था, एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेक, मतलब क्या होता था 3 days की आपको अपनी जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव राइट ऑफ वोट, और ऐसे कोई मैन हैं जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और ऑल वुमेन्स, तो उनको वोटिंग का राइट नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए राइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एसेट्रा। तो फिर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्टार्टिंग हुई घोषणाओं के साथ, कुछ घोषणाओं के साथ। अब वो क्या डिक्लेरेशंस थी, जैसे कि क्या है, राइट्स मैन एंड सिटीजन सच एज राइट टू लाइफ। जैसे जो राइट मैन है मीन्स क्या, जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो जिनको वोटिंग का राइट मिला हुआ है, तो उनको क्या है, राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार मिलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब उन्हें स्पीच का राइट मिलेगा, मीन्स क्या कुछ भी बोल सकते हैं, फ्री हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी ओपिनियन रखने का मतलब जो भी उनके अपना माइंड सेट है तो उसको लोगों के सामने रख सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो सभी पर्सन है वो कानून के सामने मतलब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे कुछ गुड थिंग्स के साथ इसका
कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स यूज्ड बाय इलिटरेट पीपल इन 18th सेंचुरी आर, और इसके साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे जो सिंबल्स थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे हमारा फर्स्ट सिंबल था द ब्रोकन चैन, स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो ब्रोकन चैन का मतलब क्या था, फ्रीडम, इसका रिलेशन था फ्रीडम से कि हाँ हम भाई फ्री हो गए हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैसेस सोज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, और ये जो बंडल था रॉड्स का एंड फैसेस का मतलब क्या, स्टिक्स वगैरह का एक बंडल था, तो ये शो ऑफ करता था कि एकता में शक्ति है, कि हाँ अगर यूनिटी है तभी क्या है, तभी आप में पावर है कुछ भी चेंज करने की। द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, और ऐसे क्या था, एक ट्रायंगल के इनसाइड क्या है, एक आई बनी हुई थी। ऐसी जो पिक्चर थी वो सिंबल थी किस बात का, नॉलेज का। सेप्चर ए सिंबल ऑफ रॉयल पावर, और जो सेप्चर था एक जो राजदंड था, एक स्टिक टाइप की थी, तो वो सिंबल था कि जो पावर है वो राजा के ही हाथों में है, हाँ बस वो चलेगा संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। स्नेक वाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, ऐसी क्या है, एक जो स्नेक था वो अपनी टेल पूंछ के लिए काट रहा था, एक रिंग टाइप का बना रहा था। सिंबल ऑफ इटर्निटी, तो ये इटर्निटी का सिंबल था, मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का एक सिंबल था। रेड पाइग्रियन कैप, कैप बॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, रेड पाइग्रियन कैप ये एक सिंबल था, मतलब क्या है, एक सिंबल था एक ऐसे स्लेव का जो फ्री हो चुका है। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस, और जो ब्लू वाइट रेड थे ये क्या है, नेशनल कलर्स थे फ्रांस के। जैसे अपने यहाँ जो ग्रीन है, सैफरन है एंड वाइट है आपके नेशनल फ्लैग में, उसी तरीके से। द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, और जो विंग्ड वुमेन थी वो तो क्या थी, वो थी पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून की देवी थी, जस्ट लाइक अपने यहाँ जो एक पट्टी टाइप की बांधी रहती है उसी तरीके से। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, जो लॉ टैबलेट थी वो सिंबल थी किस बात का, कि लॉ मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कि सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने क्या हैं, इक्वल हैं। Francis abolished monarchy and becomes republic. Louis XVI had signed the constitution, but also he entered into secret negotiation with the king of Prussia. अब लुइस 16 है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई, बहुत चालाक पर्सन थे ये। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया, बात तो मान ली वहाँ की पब्लिक को दिखाने के लिए, बट आल्सो ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूसिया। लेकिन क्या, अब इन्होंने जो प्रूसिया के किंग थे वहाँ से हेल्प ली कि भाई हमारी पब्लिक है, ठीक है, तो वो उसने रिवोल्ट कर दी है, तो उसमें क्या करना है, इस रिवोल्ट को हमें दबाना है और आपकी हमें हेल्प चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स ऑफ द फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू पुट डाउन देयर इवेंट्स। अब जो रूलर्स थे जो आसपास के कंट्रीज के, तो वो भी जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहे थे, क्योंकि एक रिपब्लिक एक कंट्री अब ये बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंट्रोड्यूस होने के साथ ही साथ, तो उनको भी कहीं ना कहीं जेलसी हो रही थी। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी हेल्प करने का प्रॉमिस कर दिया। तो द नेशनल असेंबली वोटेड टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इस तरीके से अब क्या है, अब एक युद्ध हो जाता है प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया और किसके बीच में, और जो फ्रांस है इसके बीच में। तो द पैट्रियोटिक सॉन्ग Mercilessly composed by poet Roger D. Leslie as sung for the first time by volunteers as they march into Paris, which is national anthem of France. अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था जिसका नाम क्या था, Mercilessly, जो कि ये पोइट रॉगेट डी लेस्ली थे, उन्होंने कंपोज किया था, जो आज की डेट में क्या है फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। तो इसको गाते हुए ये वही पेरिस की ओर मतलब क्या है मार्च करते हैं युद्ध करने के लिए। द रिवोल्यूशन वार शॉर्ट लॉसेस एंड डिफिकल्टीज टू पीपल। अब द रिवोल्यूशन वार्स ब्रॉट लॉसेस एंड डिफिकल्टीज टू पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे इस क्रांति के रिवोल्यूशन के नुकसान भी हुए, बहुत सारी जो परेशानियां भी लोगों के लिए क्रिएट हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स। तो इसने सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसे दिए थे, सिर्फ रिच पीपल के लिए दिए थे, जो सोसाइटी के रिच लोग थे उनके लिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम रेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन विच मोस्ट सक्सेसफुल क्लब वाज दैट ऑफ जैकोबियंस। और क्या थे इसमें कुछ भाई क्लब्स फॉर्मेट हो गए, क्लब्स मीन्स क्या, लोगों के ग्रुप फॉर्मेट हो गए,
जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते थे। इट्स लीडर वाज मैक्सिमिलियन वेस्पैरी। तो इसी में क्या है, एक मैक्सिमिलियन वेस्पैरी लीडर थे। इन्होंने क्या एक जैकोबियन क्लब बनाया। तो ये क्लब तो बहुत ही ज़्यादा आपका फेमस रहता है। मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब वर फ्रॉम लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब जो जैकोबियन क्लब्स के जो मेंबर्स हुए थे होते थे वो जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन था सोसाइटी का, मतलब क्या है, कम रिच जो लोग होते थे, ठीक है, तो वहाँ के पर्सनस होते थे इनके मेंबर्स, विच इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स। और इसमें जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, मतलब क्या है, जैसे जस्ट लाइक पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, प्रिंटर्स होते थे या सर्वेंट्स एक्सेट्रा। दे प्लांट ए रिवोल्ट अगेंस्ट पीपल ऑफ पेरिस। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक और रिवोल्यूशन करने की प्लानिंग बनाई जो पेरिस के लोग थे उनके खिलाफ। अब पेरिस क्या है, ये ऑटोमेटिक फ्रांस की कैपिटल है। तो बताओ अंदर मतलब एक इनसाइड वार जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली एंड इलेक्शंस वर हेल्ड। अब इसके बाद में क्या है, जो असेंबली थी वहाँ की उसने वोटिंग की, इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली की पूरी जो रॉयल फैमिली है उसको ही क्या किया जाए, जेल में डाल दिया जाए, यानी कि लुई 16 की जो फैमिली है उसको जेल में डाल दिया जाए। अब इलेक्शंस होने चाहिए भाई। अब क्या है, गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए बाई इलेक्शन। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब जो नई भाई एक असेंबली बाई इलेक्शन क्रिएट की गई। अब इस इलेक्शन मतलब इस असेंबली का नाम क्या रखा गया, उसका नेम रखा गया कन्वेक्शन। इन 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। तो इस तरीके से क्या होता है, 1792 में पूरी तरीके से जो मोनार्ची है वो फिनिश हो जाती है। मीन्स क्या है, अब लुई 16 अब राजा नहीं रहे हैं, ना उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग चलना है और ना सारी पावर्स उनके पास है। मतलब क्या है, अब उनका एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व वही खत्म हो गया है और जो फ्रांस है वो टोटली आपका रिपब्लिक कंट्री बन गया है। अब क्या है, रिगेन ऑफ टेरर, इसको देखते हैं। अब 1792 के बाद में क्या एटमोसफेयर है। दो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रिजाइम ऑफ टेरर। रॉबेस्पेरी फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब जो पीरियड होता है 1793 से लेकर के 1794 तक का, तो एक टेरर का पीरियड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जो रॉबेस्पेरी हैं जो कि क्या थे आपके, ये जैकोबियन क्लब के कौन थे, हेड थे, तो यही यहाँ के चीफ हो गए हैं, यही यहाँ के अब गवर्नमेंट रन करने वाले हो गए हैं। तो इन्होंने क्या बहुत ही कंट्रोल करना चाहा, पनिशमेंट बहुत हार्ड देते थे जो नोबिलिटीज थे, जो क्लर्जीमैन थे, ओल्ड पर्सन जो इनका विरोध करते थे, ऐसे लोगों के लिए। ऑल दोज whom he saw as being enemies, ऐसे सभी लोगों के लिए जिनको वो अपना एनेमी समझते थे, शत्रु समझते थे आपका रिपब्लिक स्टेट का। एज नोबल एंड क्लर्जी, जैसे कि नोबल मैन हो गया या जो क्लर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, और अदर पार्टीज के मेंबर को तो पनिशमेंट देती थे, साथ में अगर अपनी पार्टी का भी कोई पर्सन इनके खिलाफ जाता था उसको भी सीवियर पनिशमेंट दिया करते थे। हु डिडंट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, जो भी उनके मेथड से एग्री नहीं करता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था और इम्प्रिजन जेल में डाल दिया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, यदि कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता था, मीन्स क्या है, अब अगर कोर्ट में उन पर ट्रायल चलता था, मुकदमा चलता था और वो गिल्टी फाइंड आउट होते थे, तो दे वर गुलिशन, मीन्स क्या, वही एग्जीक्यूटिव उनको फांसी दे दी जाती थी फांसी के तख्ते पर। रॉबेस्पेरी गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस। अब जो रॉबेस्पेरी गवर्नमेंट थे, इशूज लॉज, उसने बहुत सारे कानून इशू कर दिए थे, ठीक है। प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेज, कि क्या करना है, मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस, तो क्या है कि जो सैलरी वगैरह है वो आपको अच्छी देनी पड़ेगी और जो प्राइसेस चीज़ों के कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। मीट एंड ब्रेड वर राशन, और गवर्नमेंट के द्वारा जो मीट था और ब्रेड था वो एज ए राशन सप्लाई किया जाता था लोगों के लिए। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटी, इसके साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो शहरों के लिए क्या है फूड ग्रेन भेजें। सेल्स एंड और सेल्स मीन्स क्या, वही अपने जो फूड स्टोरेज हैं उनको सप्लाई करें। एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस फिक्स की हुई उन्हीं पर उनको सेल करें। मतलब क्या है, प्राइसेस आपको नहीं बढ़ानी है। मीन्स क्या, अब एक सोशलिज्म का एक पूरा एटमोसफेयर आ रहा है, जहाँ मतलब क्या है, जो रॉबेस्पेयर हैं वो जो सोसाइटी के पुअर पर्सन हैं उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं कि हाँ उनको जो बैग्स हैं, जो मतलब सैलरी वो अच्छी मिले, और साथ में क्या है जो फूड ग्रेन वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनकी जो लाइफ हो बेटर, उनको खाना वगैरह मिल सके। ए डायरेक्टिव रूल्स फ्रांस।
A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections of society। अब इसमें क्या है, अब जो रॉबस्पेरी आए इन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भाई बना दिया। तो इसमें क्या है, ऐसे लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था जो कैसे हैं, नॉन प्रोपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनके पास सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी नहीं खुद की, तो ऐसे लोग क्या है वोटिंग नहीं कर सकते थे। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विच लेटर पॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेट ऑफ 5 मेंबर्स। और उसने किया हुआ है 2 लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस की हैं विच लेटर पॉइंट ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेट ऑफ 5 मेंबर्स, और ईच जो लेजिस्लेटिव होती थी 5 मेंबर्स की बनती थी। The directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military director नेपोलियन बोनापार्टे। और इसके साथ ही साथ क्या है, एक तरीके से जो इनका अब जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो थोड़ा सा अनमैनेज्ड हो रहा है। तो अब एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की यहाँ से। अब इसी बीच में क्या हो रहा है, अब जो बीमेंस हैं इनकी रिवोल्यूशन को भी देख लेते हैं। इनकी रिवोल्यूशन क्यों होती है, क्योंकि उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने पूरा का पूरा अपना सपोर्ट किया था इस फ्रेंच रिवोल्यूशन में, लेकिन फिर भी क्या है उनको जस्टिस नहीं मिला। देख रहे हैं पॉइंट वाइज। बीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट चेंजेज इन फ्रेंच सोसाइटी। तो वहाँ बीमेंस ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था जो चेंजेज लाए फ्रेंच सोसाइटी में, उसमें दे होप डैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। और इन्होंने तो ये होप की थी कि इससे क्या होगा कि जो भी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है तो वो क्या होगा, प्रेशराइज होंगे, इनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग। दे वर्क एज सीमेस्टेस एंड लाइटर्स एंड सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट मार्केट। और ऐसा नहीं था कि जो वीमेंस थी सिर्फ घर तक ही नहीं, मतलब घर तक ही रहती थी और सारे का सारा जो वर्क हो, फैमिली चलाने का जो वर्क हो वो बस मेल्स ही करते हो, ऐसा नहीं था। तो जो वुमेन्स थी थर्ड स्टेट की वो अपनी रोजी रोटी को, ब्रेड एंड बटर को, मतलब क्या है कमाने के लिए, अर्न करने के लिए क्या बहुत सारी वर्कर्स थी। जस्ट लाइक सीमिस्टिक सिलाई करने वाली का वर्क करती थी, लॉन्ड्रेस मतलब क्या कपड़े धोने वाले का वर्क करती थी, सोल फ्लावर्स कुछ लोग फूल बेचा करती थी, फ्रूट्स बेचा करती थी, वेजिटेबल्स बेचा करती थी मार्केट में। वर्किंग वीमेन आल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिली एंड चिल्ड्रन। इसके साथ ही साथ क्या जो वर्किंग वुमेन थी इनको अपनी फैमिली की भी ठीक है केयर करनी पड़ती थी, चिल्ड्रंस की भी केयर करनी पड़ती थी। दे वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। तो क्या है दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो गई थी डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, एक्चुअल में दिस डेट इज रॉन्ग, दिस ईयर इज रॉन्ग, यहाँ पर होगा आपका 1791। तो जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें उनको पैसिव सिटीजन्स बनाकर रख दिया। मीन्स क्या है उनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। एक्टिव सिटीजन्स तो ओनली मेंस थे जिनको वोटिंग का राइट मिला था। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो इस तरीके से जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी डिड इंट्रोड्यूस लॉज, हाँ उसने कुछ ना कुछ तो लॉ कानून बनाए, इम्प्रूव देयर लाइफ्स, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए बाय मेकिंग स्कूलिंग कंपलसरी। जैसे कि एक गुड थिंग क्या थी कि अब स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई गर्ल्स के लिए, नॉट मैरिंग अगेंस्ट देयर विल, और गर्ल्स की जो मैरिज है वो उनकी बिल के अगेंस्ट नहीं होगी, उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग होगी। मेकिंग डाइवोर्स लीगल एसेट्रा, और डाइवोर्स को लीगलाइज कर दिया गया। मीन्स क्या अगर कहीं फैमिली मैटर में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ डाइवोर्स ले सकती हैं जो भी वीमेंस हैं। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ टेरर, तो क्या है इसी टेरर के शासन में द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन क्या है ये जो रॉबिस्पेयर है हमारे जो जैकोबियन सोसाइटी के, जैकोबियन क्लब के। तो पॉइंट फर्स्ट, स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी। द कॉलोनीज इन कैरेबियन, मैरिटिन, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities like indigo, sugar, tobacco, coffee. The slaves were bought from local chieftains. This was met by triangular slave trade between Europe, Africa and America. तो क्या होता था जो स्लेव ट्रेड था, यानी कि इन जो गुलाम हैं इनका जो खरीदना बेचना था स्टार्टिंग कब हुआ था 17th सेंचुरी में। अब जो कुछ कॉलोनीज थी जिन पर अधिकार था फ्रेंच का या फिर ब्रिटिश लोगों का, जैसे कि कैरेबियन ठीक है, मार्टिन क्यू और ये गॉर्डिलोपा है एंड सैन डोमिंगो है। तो ये इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज़ के, लाइक जैसे कि वहाँ से सप्लाई होती थी इंडिगो नील का,
मतलब क्या शुगर का, टबैको एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा का। तो यहीं से क्या होता था, कुछ स्लेव्स भी भेज दिए जाते थे फ्रांस के लिए। The slaves were packed tightly into ships for 3 months long voyage across the Atlantic to Caribbean and there to plantation owners। अब क्या होता थी, जो जो सप्लायर्स होते थे स्लेब्स को सप्लाई करने वाले, तो उनको सप्लाई करने में मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री सप्लाई करने में मतलब थ्रू शिप्स कितने 3 मंथ्स लग जाते थे। तो 3 मंथ्स तक ये क्या है, ये बहुत ही मतलब बैड कंडीशंस में ये लोग रहा करते थे। और वहाँ पर फाइनली ये जिस कंट्री में जाते थे, जस्ट लाइक फ्रांस में या फिर अमेरिका में, तो वहाँ पर जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे उनको हैंड ओवर कर दिए जाते थे। मीन्स क्या है, जो भी बिग लैंड ओनर्स होते थे उनको हैंड ओवर कर दिए जाते थे कि ठीक है आप इनसे जस्ट लाइक लेबर वर्क करवाओ बस। तो द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स फॉर द राइट्स ऑफ मैन टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट। अब जो नेशनल असेंबली है तो वहाँ पर ये धीरे धीरे ह्यूमनिटी का जो क्वेश्चन था वो उठने लगा, तो वहाँ पर इनके राइट्स की भी बात की गई। बट इट डिडंट पास एनी लॉ फेयरिंग अपोजिशन। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये जो आइडिया था वो दब गया। ऑफ बिजनेस मैन हुज इनकम डिपेंड अपॉन स्लेव ट्रेड। क्यों दब गया, क्योंकि यही जो बिजनेसमैन थे यही क्या थे, हाई टैक्स पेयर थे। तो उस वजह से क्या गवर्नमेंट रन हो रही थी इनकी टैक्स पे ही, तो उस वजह से ये जो क्वेश्चन था वो दब गया। फाइनली स्लेवरी वाज एबलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। लेकिन क्या यहाँ से एक स्टार्टिंग हो गई थी, तो धीरे धीरे इस पे वर्क होता रहा और फ्रेंच कॉलोनी से जो स्लेवरी का जो एबोलिशन है, जिनकी स्लेवरी फिनिश कब होती है, 1848 में होती है। अब राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्या है 1948 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है इनकी एंट्री होती है। क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। तो ये क्या है, फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। ही कॉन्क्यूर्ड नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के जो कंट्रीज होते थे उनको भी इन्होंने जीत लिया। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, तो वहाँ के जो भी रूलर्स थे तो उनके जो मतलब जो भी रूलर्स थे वहाँ के, तो उनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया होगा, अदरवाइज उनको जेल में डाल दिया। एंड क्रिएटेड किंगडम्स बाई प्लेसिंग हिज फैमिली मेम्बर्स देयर। वहाँ पर क्या अपने फैमिली मेम्बर्स के जो लोग थे उनके लिए क्या, उनके लिए क्राउन दे दिया, मीन्स क्या उनको राजा बना दिया। ही सा हिज रोल एज द मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। और उनको क्या है, यूरोप का मॉडर्नाइजर के रूप में भी देखा जाता है। ही इंट्रोड्यूसेस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर प्रोवाइडेड बाई डेसिमल सिस्टम। और इन्होंने क्या है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किए, जैसे क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का रूल इन्होंने लगाया। मीन्स क्या है कि ठीक है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर। एंड वेट एंड मीजर का क्या है, एक यूनिफॉर्म इन्होंने सिस्टम डेवलप किया, डेसिमल सिस्टम जो था। मीन्स क्या है कि हर जगह जो वेट है वो एक ही यूनिट में नापा जाएगा। अब ऐसा नहीं कहीं के जो वेट है वो पाउंड में नापा जा रहा है, कहीं किलोग्राम में नापा जा रहा है, नहीं, हर जगह किलोग्राम में ही नापा जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक वेट को यूनिफॉर्म कर दिया हर जगह। मैनी saw him as a liberator who would bring freedom for people। मैनी saw him, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने क्या, एक लिबरेटर देखा। मीन्स क्या है, एक बहुत ही अच्छा पर्सन देखा। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम, जो एक फ्रीडम लाया है फॉर द पीपल, लोगों के लिए। बट सून हिज आर्मीज केम टू बी व्यूड एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्दी क्या उनकी इमेज सैटर्ड हो गई, टूट गई। अब क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो फोर्स का भी यूज करती थी। फाइनली नेपोलियन वाज डिफीटेड एट वाटरलू एट 1815। तो इस तरीके से क्या है, अपनी बैड मैच के वजह से ही तो इनके खिलाफ भी रिवोल्ट धीरे धीरे हो गई, और इस तरीके से क्या 1815 में इनको हरा दिया जाता है। अब लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है फ्रेंच रिवोल्यूशन का, उसको देखते हैं। तो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की ये जो दो आइडियाज़ थे, जैसे लिबर्टी का आइडिया था, स्वतंत्रता का आइडिया था, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया था, तो क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ें थी वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के लिए। दीज स्प्रेड फ्राम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ये जो दो आइडियाज़ थे वो फ्रांस से निकल करके अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी आपके फैले हैं। वेयर फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड। और धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर भी ये जो फ्यूडल सिस्टम है, जो सामंती प्रथा है, सामंती मीन्स क्या है, ऐसे लोग थे जो अंडर किंग के अंडर मतलब वर्क करते थे, तो ये सब खत्म कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवर्क्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन स्टेट। और जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, ऐसे लोग थे जिनके कंट्री पर क्या था, ब्रिटिश लोगों का अधिकार था, मतलब रूल किया करते जैसे लाइक हमारे इंडिया में। तो ऐसे लोगों ने क्या किया,
भाई फ्रीडम का आइडिया उनके विचार में आया, मतलब उनके माइंड में आया, और उन्होंने भी क्या रिवोल्यूशन की और उस तरीके से क्या है अपने कंट्री को फ्री करवाया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो थर्ड, टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। और हमारे जो टू नेशनल मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय हैं, तो ये दो ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से और वहाँ की इस फ्रीडम के आइडिया से। तो उन्होंने उस आइडिया से इंस्पायर होकर क्या हमारे इंडिया